राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का ई क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य कक्षा 11th इसमें आज हम पढ़ेंगे अंतरा भाग 1 काव्य खंड के अंतर्गत पाठ चौथा पद्माकर के पद। कवि पद्माकर के पद आपके इस पाठ्यक्रम में रखे गए हैं और उन पदों की व्याख्या पढ़ेंगे, कवि का परिचय पढ़ेंगे, पदों का भावार्थ पढ़ेंगे। आपके लिए जो होमवर्क है वो दिया जाएगा और होमवर्क भी आप अवश्य ही करके भेजें। पाठ के बीच में अर्थात जब हम भावार्थ पढ़ेंगे उससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो भी पढ़ेंगे और आपकी परीक्षा के लिए, आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उस वार्षिक परीक्षा के लिए कौन कौन से प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बनते हैं वो भी पढ़ेंगे। होमवर्क जो आपको दिया गया है वीडियो के अंत में उसे आप निश्चित रूप से करके भेजें। आप अपने टीचर के पास भेज सकते हैं या आपको ये जो मेरे नंबर दिए हैं 9610208295 इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप भेज सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबरों पर भी भेज सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए यानी ई क्लासेस के अंतर्गत अध्ययन करने वाले सभी 11th और 10th क्लास के विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आपके लिए हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी साहित्य अर्थात हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य और इंग्लिश, इन 3 विषयों का आपको सारगर्भित अध्ययन करवाया जाएगा। इसलिए आप अधिक से अधिक ई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो ही वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत उसे देख लें। पद्माकर के पद जब हम पढ़ेंगे अर्थात इससे पहले हमने 3 पाठ पढ़े और तीनों पाठों का अच्छा जवाब आप सभी ने दिया, आप सभी ने अच्छा जवाब दिया, इसको स्नेह भी प्रदान किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूं। तो आइए चलते हैं अपन कवि परिचय की ओर। कवि पद्माकर का परिचय देखते हैं कि कवि पद्माकर का जन्म कब हुआ अर्थात इसका साहित्यिक परिचय क्या है, फिर उसका भावार्थ पढ़ेंगे, फिर गृह कार्य दिया जाएगा आपको, पाठ के बीच में कोई प्रश्न होगा तो वो दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, पद्माकर 1753 से लेकर के 1833 ईस्वी तक अपनी प्रतिभा से हमारे इस हिंदी साहित्य को अर्थात इस काल को संपोषित करते रहे। कवि का परिचय देखिए, रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था अर्थात उनके परिवार में जैसे कविता पढ़ने वाले या काव्य के जानकार उनके पारिवारिक सदस्य थे। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम कविस्वर पड़ा था। इनके नाम कवि के वंश का नाम क्या पड़ गया? कविस्वर पड़ गया था। अनेक राज दरबारों में रहे थे और बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत अधिक सम्मान मिला, दान मिला था। बूंदी दरबार में जब वो आए थे तो वहां से उन्हें बहुत अधिक सम्मान दिया गया और पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव भी दिए। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया। तो जैसे मान लो अगर पद्माकर को कविराज कहा जाए, कविराज की उपाधि किसने दी? तो जयपुर नरेश ने दी थी और उसके साथ साथ उसमें जागीर भी दी। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें एक तो हिम्मत, बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, ये इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है अर्थात प्रेम और सौंदर्य का एक सजीव चित्रण इन्होंने किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करते हैं अर्थात उन शब्दों को जब हम विश्लेषित करते हैं तो वास्तविक अर्थ की प्राप्ति होती है। ऋतु वर्णन में भी इसी सजीवता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके अलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है। पद्माकर की भाषा सरल अर्थात सरस, सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, सरस, सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रभावपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित जो छंद है उन पर पद्माकर का अधिकार था। वैसा अन्य किसी भी कवि का दिखाई नहीं पड़ता अर्थात कवि तो सवैया के बहुत अच्छे जानकार थे।
और इनके कवित्व और सवैये बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय थे। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इन्होंने बहुत अधिक किया है। तो इसके यदि व्याख्याएं हम करेंगे तो हम दो तीन बातें तो यही जान जाएंगे कि देखिए, भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण है। एक तो विशेष में ये बात हो गया। दूसरी बात है गतिमयता और प्रभावपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व में रचना की गई है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये विशेष तो आप यही देख सकते हैं कि इसमें विशेष क्या क्या आएंगे। आगे देखिए, इसमें जो कवित्व इन्होंने काम में लिए हैं, पाठ्य पुस्तक में संकलित पहला कवित्व जो है, इसमें प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है और ऋतुओं का जो वसंत है वो ऋतुओं का राजा है। वसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है। यानी पहला जो पद है उसमें वसंत ऋतु और वसंत ऋतु पर प्रकृति में, पक्षियों में और मनुष्यों में क्या क्या सुंदरता आती है, क्या परिवर्तन आते हैं, उनका वर्णन इन्होंने किया है। दूसरा कवित्व है, दूसरे कवित्व में गोपियां लोक निंदा और सखी समाज की कोई प्रवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है। दूसरा जो कवित्व है वो श्री कृष्ण को समर्पित है और श्री कृष्ण में गोपियों की अनन्य भक्ति इसमें दर्शाई गई है कि गोपियां जो है वो अपने लोक लाज छोड़ करके भी श्री कृष्ण के साथ ही रहना चाहती है, उनके प्रेम में डूबे रहना चाहती है। अंतिम जो कवित्व है उसमें कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भंवरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा है। अर्थात इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है और वर्षा ऋतु के वर्णन में अर्थात बरसात के समय जब प्रकृति में हरियाली छा जाती है तो भंवरे हैं विभिन्न प्रकार के फूलों पर मंडराते रहते हैं, उनका गुंजार बहुत सुंदर होता है, मोर बोलते हैं और सावन में जो महिलाएं हैं वो झूले झूलती है। इस प्रकार प्रकृति का वातावरण बहुत ही आनंदमय हो जाता है और मेघ के बरसने में कवि किन्नह को बरसता देखता है। अर्थात बरसात जिस प्रकार होती है यानी हरियाली को देख करके बादल बरसते हैं, उसी प्रकार कवित्व और सवैयों में उनका प्रेम है वो बरसता है। तो आइए हम देखते हैं कि उनके कवित्व है, उनकी व्याख्याएं इस प्रकार होगी। देखिए, पहला कवित्व है, तो कवित्व को याद करने के लिए दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात तो इसको पढ़ना है। दूसरी बात है इसके जो शब्द है उनका शब्दार्थ, कठिन शब्द है उनका अर्थ आना चाहिए। तीसरी बात है इनकी व्याख्या करना। तो पहले हमें इसको पढ़ना है, दूसरी बार हम उसके जो शब्द है, कठिन कठिन शब्द है, उन पर ध्यान करेंगे और तीसरी बात हम व्याख्या करेंगे। अब जैसे इसकी जहां कहीं भी व्याख्या करनी होती है तो उसमें सबसे पहले प्रसंग लिया जाता है, फिर व्याख्या ली जाती है और फिर विशेष लिया जाता है। तो विशेष तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमें क्या क्या विशेष है, वैसे और देख लेंगे, लेकिन इसका सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको। देखिए, ओरे भांति कुंजन में गुजरत भीर भौर, गुजरत भीर भौर और ओरे डोर झोरन पे बोरन के द्वे गए, कहे पद्मा करशु और भांति गली यानी छलिया छबीले छेल और छवि छुए गए। ओरे भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के आज दिन द्वे गए। ओरे रस रीति ओरे राग रंग और रंगे, राग और रंगे, ओरे तन और मन ओरे बन वे गए। अर्थात कवि क्या कहता है, कवि इसमें बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि वृक्ष लताओं के कुंजों में भंवरों की भीड़ बढ़ गई है। ओरे भांति कुंजन, कुंजन यानी यहां पर हम देखें कुंजन का अर्थ होता है झाड़ियां, लताएं, वृक्ष, ठीक है। गुंजरत, गुंजर मतलब गुंजार करते हैं। भौर, भौर यानी भंवरे, भौर का अर्थ क्या होता है, भंवरे। और ओरे डोर, डोर यहां पर अर्थ है डाली, डार मतलब डाली। बोरन पे, बोरन का अर्थ है यहां पर फूल आना या फूल जाना। और आगे इसमें कहे पद्माकर सब भांति गलियां निकले, मतलब गलियों में, क्या अर्थ है, गलियों में। छलिया छबीले छेल, छबीले छेल मतलब नवयुवक, नव युवक। छवि, छवि यानी सुंदरता। सब भांति वियग, वियग का मतलब होता है पक्षी, क्या अर्थ होता है, पक्षी। और रस,
रीति रंग राग और रंग और तन मन और वन के वेगे, मतलब बाकी तो सब सरल ही है। तो कवि देखिए वर्णन करते हुए प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश पद्माकर द्वारा विरचित बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन में से लिया गया है, या पद्माकर द्वारा विरचित कवित्वों में से उद्धृत किया गया है, जिसमें कवि ने बसंत ऋतुराज का वर्णन किया है और उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या जब हम इसकी करेंगे तो व्याख्या में क्या लिखेंगे, व्याख्या में लिखेंगे कि वृक्षों लताओं के कुंजों में भंवरों की भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि उनमें तरह तरह के फूल खिल गए हैं। ओरे डोर झोरना पे बोरन के द्वे गए, और पेड़ों की डालियों पर बोर या पुष्पों के गुच्छे, बोरन मतलब फूलों के गुच्छे, यानी पेड़ों की डालियों पर पुष्पों के गुच्छे भी आ गए हैं। वे गए कहे पद्माकर और भांति गलियानी, और उन सभी पर भंवरे मंडराते हैं, भंवरे उन पर गुंजार करते हैं। और इस बसंत ऋतु की मादकता का प्रभाव नव युवकों पर भी पड़ा है, जो कि गलियों में घूमते हुए नजर आते हैं। छलिया छेल छबीले और छवि छुए गए, अर्थात इस छेल छबीले जो युवक है उन युवकों पर भी इस बसंत ऋतु का प्रभाव हुआ है, जिससे वे गलियों में फिरते दिखाई देते हैं। और भांति विहग समाज में आवाज होती, विहग समाज मतलब पक्षी समाज। क्या कहता है कवि, कहता है कि पक्षियों के समूह में भी और प्रकार की आवाजें आने लगी है, अर्थात पक्षियों का कलरव है वो भी सुंदर हो गया है, उनकी चहचाहट बढ़ गई है। इस ऋतुराज के आज दिन हुए गए, अर्थात आज तो ऋतुराज को आए हुए 2 ही दिन हुए हैं, अर्थात ऋतुराज के आते ही प्रकृति में इस प्रकार का वर्णन हो गया है कि भंवरे मंडराते हैं, फूलों के गुच्छे आ गए हैं, और फूल भी सुंदर लग रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के जो भंवरे हैं, विभिन्न प्रकार की पक्षी है, विभिन्न प्रकार के फूल है वो खिले हुए हैं, और नवयुवक गलियों में झूमते हुए नजर आते हैं, और पक्षी समाज में उनका जो कलरव है वो बहुत ही सुंदर हो गया है, अर्थात 2 दिन होते। और रस रीति और राग रंग, रस राग और रीति, यानी बसंत के आते ही राग रंग रस और रीति इनमें भी परिवर्तन हो गया है, अर्थात हमारा शरीर और मन अलग ही प्रकार का हो जाता है। और तन मन और बन वेगे, अर्थात हमारा शरीर और मन है वो एक अलग तरह से हो गया है, यानी तन और मन में आनंद, स्फूर्ति, ताजगी और उत्साह का संचार हो गया है। तन और मन में आनंद, स्फूर्ति इनका संचार हो गया है। अब देखिए इसमें विशेष क्या है, विशेष मैंने आपको बताया था कि भाषा सरस, सुबोध और प्रभावपूर्ण है। दूसरी बात है इसमें अलंकार को यदि हम देखें तो एक तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन से अनुप्रास का? एक ओरे शब्द है, यानी ओरे शब्द है, इसमें यमक अलंकार भी है। ओरे का मतलब और भी होता है और तरह से भी होता है, यानी यहां पर यमक अलंकार भी हुआ है। भीर भौर, देखिए यहां पर भीर भौर अर्थात भे और भे की ध्वनि है, इसका मतलब अनुप्रास अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास का यमक का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखिए, इसमें भी वही बात है, पहले इसको पढ़ना है फिर इसके शब्दों के अर्थ की ओर जाना है। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन की, गाउन का मतलब यहां पर गांव है, गौन का मतलब गांव, कुल यानी कुटुंब समूह। जो लगी कछु को कछु भाकत बने नहीं, भाकत मतलब देखते बनता नहीं है, भाकत यानी कहना, बने नहीं बनता नहीं है, बनता नहीं है। कहे पद्माकर पड़ोस पिछवारन के, पड़ोस का मतलब पड़ोस और पिछवारन के मतलब पिछवाड़ा, पीछे का भाग। द्वारन के, द्वारन मतलब दरवाजा, द्वारन का अर्थ होता है दरवाजा। द्वारन के दोरी गुण अवगुण गने नहीं, गुण अवगुण मतलब गुण और अवगुण, गुण अवगुण। तोलो चालित चतुर सहेली यही को कहूं, चतुर सहेली मतलब सहेली। नीके के निचोरी, निचोरी मतलब निचोड़ना, क्या अर्थ है? निचोड़ना। करत मने नहीं, हो तो श्याम रंग में चुराई चोरा चोरी।
श्याम रंग का अर्थ होता है यहाँ पर, जैसे वैसे श्याम यानी काला होता है, लेकिन यहाँ पर श्याम रंग का मतलब प्रेम रंग है। और बोरत है, बोरत अत्त बोयो पे निचोरत है, बने निचोर मतलब निचोड़ना। अब देखिए गोपियां हैं, गोपियों के और श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, ये गोपियों की अनन्य भक्ति इसमें वर्णित की गई है। और बायस वही है कि प्रस्तुत पद्यांश है वो पद्माकर द्वारा विरचित पदों में से लिया गया है, जिसमें गोपियों की अनन्य भक्ति का वर्णन इसमें किया गया है। अब इसमें व्याख्या इसकी क्या होगी, व्याख्या हम देखेंगे। कवि पद्माकर कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन से होली के अवसर पर गोकुल के जो गांव है उनमें गलियों में ग्वाले है वो मस्ती से झूमने लगे। गोकुल के कुल के गली के गोप गांव के गोप मतलब ग्वाले, अर्थात गोकुल की गलियों में ग्वाले हैं, वो होली के आगमन पर अर्थात बसंत ऋतु के साथ झूमते नजर आते हैं और वो मस्ती से सराबोर है। उनको जैसा कछ जो लगी कच्छू को, अर्थात उनको जैसा कुछ लगता है कच्छू भाकत बने नहीं, वो वैसा ही कह देते हैं, अर्थात जैसा उन्हें लगता है, जैसा उनके मुंह में आता है वैसा ही वो कह देते हैं। अर्थात होली का समय है और हंसी मजाक कुछ भी कर लेते हैं। कहे पद्माकर पड़ोस पिछवारन के, जिसका वर्णन पद्माकर कहते हैं कि होली की मस्ती में वे किसी गुण अवगुण की परवाह किए बिना पड़ोस और पिछवाड़े के दरवाजों पर भाग भाग कर जा रहे हैं। कहे पड़ोस पिछवाड़न के द्वारन के दो ही गुण अवगुण करें, अर्थात इस समय में वो गुण और अवगुणों को नहीं देखते हैं और आस पड़ोस के और पीछे के जो दरवाजे हैं उन पर भाग भाग करके जाते हैं और लोगों से हंसी मजाक करते हैं, ठिठोलियां करते हैं और आनंद के का समय व्यतीत करते हैं। तोलो चलित चतुर सहेली याही कौन को, यानी कवि क्या कहते हैं, वे किसी भी बात को मतलब करने को तैयार है। और इस होली में एक गोपी पर श्याम रंग पड़ गया। तोलो चलित चतुर सहेली याही को नीके के निचोरी ताही करत मने नहीं, अर्थात एक गोपी पर श्याम रंग पड़ गया जिससे वह पूरी तरह भीग गई। सहेली याहू, एक सहेली पर श्याम रंग पड़ गया जो बहुत चतुर थी, लेकिन नीके के निचोरी ताही करत मने नहीं, पूरी तरह भीगी हुई है। उसकी एक सखी ने उसे कहा कि आप भीग गई हैं तो आप अपने इस वस्त्र को निचोड़ लें, अर्थात इसमें से पानी निकाल लें, लेकिन वह उस वस्त्र को निचोड़ने के पक्ष में नहीं है, अर्थात उसका मन है उसमें से उस पानी को निकालना नहीं चाहता, क्योंकि उसका मन कपड़ों को निचोड़ना नहीं चाहता है। वह अपनी सखी से कहती है कि श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई है। हूं तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, अर्थात मैं तो श्याम रंग में अर्थात प्रेम रंग में डूब गई हूं, इसलिए मैं इस रंग को पुनः बाहर निकालना नहीं चाहती। बोरत बोयो पे निचोरत बने नहीं, और वो कहती है कि इस प्रेम रंग ने मेरे हृदय को चुपचाप ही चुरा लिया है और इस तरह सराबोर हो गई हूं कि मुझसे निचोड़ना ही नहीं जाता, अर्थात मैं निचोड़ना ही नहीं चाहती। और इसका भाव यह है कि गोपिका को डर लगता है कि इसको निचोड़ते हुए कृष्ण के प्रेम से वंचित हो जाएगी। बोरत पे बोयो निचोरत बनने, अर्थात मैं इस कपड़े को या इस वस्त्र को निचोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मैं मेरे श्री कृष्ण के प्रेम को खोना नहीं चाहती हूं। अब इसमें विशेष देखिए क्या है, इसमें देखिए ये जो श्याम रंग है, श्याम रंग में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कल अपन ने पढ़ा था, जिसमें क्या था, श्लेष का अर्थ है कि जिसमें एक नहीं दो अर्थ हो जाते हैं। जैसे श्याम रंग, इसमें यहाँ पर अर्थ तो जैसे ये एक बार ही हुआ है प्रयोग, तो इसका एक बार ही हुआ है, लेकिन इसके अर्थ तो श्याम रंग का मतलब काला रंग भी है और यहाँ पर प्रेम रंग भी है, तो इसका मतलब है इसमें श्लेष अलंकार है। और इसमें देखिए चलित चतुर चुराई चित चोरी, इनमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें कौन सा है, अनुप्रास अलंकार, जिसे चित्त चोरा चोरी, इसमें अनुप्रास अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सरस सलील भाषा है और प्रभावपूर्ण है। अगला देखिए तीसरा पद, देखिए तीसरा पद में भी हम उन्हीं शब्दों पर जाते हैं। बोरन, बोरन का अर्थ होता है बोंगरे। बोरन को कुंजन बिहार वन कुंजन में, बिहार वन कुंजन में, कुंजन का मतलब झाड़ियां वृक्ष लताएं। मंजुल, मंजुल का अर्थ होता है सुंदर। मंजुल मलार, मलार का मतलब होता है एक राग, मल्हार जो राग होता है, मल्हार राग, उसमें से
गावनो मतलब गाना है, लगत है। कहे पद्माकर गुमान हूं, गुमान मतलब स्वाभिमान, मान हूते, प्राण हूते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को शोर, मोरन मतलब मोर, शोर यानी आवाज या शोर का मतलब आवाज, ध्वनि। घनघोर, घनघोर यानी बादलों की घटाएं, चारों ओर, चारों ओर। हिंडोरन, हिंडोरन का मतलब हिंडा, झूला, क्या अर्थ है? झूला। कुबंध छवि छावनो लगत है, अर्थात सुंदर लगता है। नेह सरसावन, नेह का मतलब होता है प्रेम, और मेह बरसावन अर्थात बरसात होती है। सावन में झूली सुहावन लगत है, अर्थात इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। देखिए सावन में झूली अर्थात कौन सी ऋतु का वर्णन हुआ है? वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। तो वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि कवि पद्माकर वर्षा ऋतु का मोहक वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस ऋतु में भौरे वनों की झुरमटों और लता कुंजों पर गुंजार करते रहते हैं। भौरे इस ऋतु में लता कुंजों में गुंजार करते रहते हैं। मंजुल मलारन को गावनो लगत है, और उनका जो गुंजार है अर्थात भौरों का गुंजार है वो मल्हार राग जैसा प्रतीत होता है। अर्थात जो नारियां जिस प्रकार मल्हार राग सावन में गाती है, अर्थात मल्हार राग गाने से बरसात होती है, उसी प्रकार उनका गुंजार और नारियों की जो मल्हार राग है उससे मिलने से प्रकृति की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। कहे पद्माकर गुमान हूते मान हूते, अर्थात पद्माकर कहते हैं कि नायिका अपना मान सम्मान और घमंड सब कुछ त्याग करके प्रियतम को चाहती है। प्राण हूते प्यारो मन भावनो लगत है, अर्थ कहे पद्माकर गुमान हूते मानो, अर्थात पद्माकर कहते हैं कि इस ऋतु में प्रेमिका अपने मान सम्मान और अभिमान को छोड़ करके और अपने प्रियतम को चाहती है, अर्थात उनका प्रियतम ही उन्हें प्रिय लगता है, प्रियतम को प्राप्त करना चाहती है जो उन्हें प्राणों से भी प्यारा लगता है। आगे मोरन को शोर घनघोर चमोर, अर्थात मोर है, घनघोर घटाएं छाई हुई है और मोर चारों तरफ शोर मचा रहे हैं, अर्थात मोर वर्षा ऋतु में शोर करते हुए बाग बगीचों में नाचते हैं, आनंद करते हैं। इस ऋतु में हिंडोरन को बंद छावी छावनो लगत है, अर्थात इस ऋतु में जो हिंडोरे हैं अर्थात झूले हैं वो स्थान स्थान पर डाले गए हैं और उन झूलों का जो सौंदर्य है बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर है। नेह सर सावन में मेह बरसावन में, अर्थात इस ऋतु में मेह बरसता है और वर्षा होती है और साथ ही प्रेम भी सरस हो जाता है, अर्थात प्रेम भी बरसता है। सर सावन में मेह, अर्थात इस सावन में जब बरसात होती है इसके साथ साथ प्रेम की वर्षा भी होती है। सावन में झूली सुहावन लगत है, अर्थात इस ऋतु में मन में प्रेम भावना उत्पन्न होती है और कवि कहते हैं कि यही कारण है कि वर्षा ऋतु के सावन महीने में झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है, अर्थात सावन में झूल सुहावना, अर्थात इसीलिए कहा जाता है कि वर्षा ऋतु में झूला झूलना बहुत ही अच्छा लगता है। और क्योंकि जैसे मेह के स्थान पर प्रेम बरसता है, अर्थात इसमें अगर जहां पर प्रेम नहीं होता है तो वहां आनंद नहीं होता है, अगर आनंद नहीं होंगे तो झूले नहीं डाले जाएंगे। तो ये वर्षा ऋतु है जिसमें एक आनंद की उत्पत्ति होती है और उस आनंद में व्यक्ति है वो झूलों के साथ साथ प्रेम की वर्षा भी होती है। तो आपको पता ही है, जैसे इसमें विशेष आप लिखेंगे तो कवित्व छंद में अर्थात प्रयोग हुआ है, भाषा के बारे में आप लिख देंगे। इसके अलावा इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार का और यमक अलंकार का और मानवहु, देखिए इसमें लगा हुआ है मानवहुते, इसमें मानवहुते अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी है, उत्प्रेक्षा का प्रयोग भी इसमें हुआ है। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब हम देखते हैं आपको गृह कार्य कौन सा करना है। गृह कार्य में देखिए पहला प्रश्न आपको यह करना है, पद्माकर के काव्य में अनुप्रास की योजना अनूठी बन पड़ी है, उक्त कथन को प्रथम छंद के आधार पर उसमें क्या करना है आपको, अनुप्रास अलंकार में जहां पर वर्णों की आवृत्ति एक बार दो बार तीन बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के भी 5 भेद बताए गए हैं, अर्थात 5 भेद है। कौन कौन से भेद है? 5 अनुप्रास के 5 भेद कौन कौन से हैं? 5 भेद है, जैसे
एक तो वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। यानी वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, ये जो है वो इनके प्रकार भी हैं और इसके आधार पर हमें देखना है। होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव के किस प्रकार के रंगों में के सागर में डूब जाते हैं? एक तो प्रेम रंग में, दूसरे छंद के आधार पर लिखना है। अर्थात गांव के लोग हैं वो होली पर होली खेलते हैं और एक घर से दूसरे घर पर जाते हैं, मिलते हैं, हंसियां ठिठोलियां करते हैं और जो चाहे शब्द भी बोल देते हैं। बोरत तो बोरों पे निचोरत बन नहीं, अर्थात इस पंक्ति में गोपिका के मन का भाव बोरत तो बोरों पे निचोरत बन नहीं, यानी इसमें गोपिका क्या कहती है? गोपिका कहती है कि वह अपने वस्त्र को निचोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसमें से वह प्रेम रूपी रंग को नहीं निकालना चाहती है। अर्थात गोपी ये सोचती है कि यदि मैं इस वस्त्र को निचोड़ दूंगी तो इसमें श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रंग है वो निकल जाएगा। पद्माकर ने किस तरह की भाषा शिल्प से भाव सुंदरी की ओर अधिक बढ़ाया है? वो उदाहरण लिखना है। तीसरे छंद में कवि ने सावन ऋतु की किन किन विशेष, सावन ऋतु का अर्थात इसमें कौन कौन सा वर्णन हुआ, सावन में क्या क्या खिल जाते हैं, किस प्रकार उनका वर्णन होता है, झूले डाले जाते हैं, वो सारे इसमें वर्णन करना है। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। होमवर्क करके आप अपने अध्यापक के पास भेजें या मेरे जो नंबर दिए हुए उन नंबरों पे भेजें। जय हिंद, जय भारत।